start with the phosphoric acid drug. Okay. So common name glacial phosphoric acid, prover Hahnemann solution. Okay. And family it is H3PO4. H3PO4. हैनीमैन सर ने ड्रग फाइंड आउट किया है, लेकिन उसके बाद में उसका पोटेंटाइजेशन में काफ़ी यूज रहा फॉस्फोरिक एसिड का। डॉक्टर हजिस जो है, इन्होंने फार्माकोडायनेमिक्स में ये ड्रग को एज ए नर्व टॉनिक करके यूज किया और बताया कि नर्व टॉनिक। अभी बेसिक्स आइडिया एसिड के बारे में जो हमें सब पता है, यानी जहाँ पे भी जो भी ड्रग में एसिड ऐड हुआ तो वहाँ पे वो सिम्टम्स कॉमन रहेंगे, जैसे नाइट्रिक एसिड, म्यूरेटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड एक्सेट्रा। तो एसिड यानी कि सारा वीकनेस, थकावट, ओके, एग्जॉशन, ज़्यादा करके इसे मैथमेटिकल में डेबिलिटी के वर्ड से यूज़ किया गया है। तो वीकनेस, एग्जॉशन, डेबिलिटी, सारा थकावट, प्रोस्ट्रेशन, अगेन दैट इज अ एग्जॉशन, लेकिन बहुत ज़्यादा रहता है। एसिड पेशेंट ऐसा रहता है कि जल्दी उठ नहीं पाता है, कुछ काम नहीं कर पाता है, इतना वीकनेस उसमें सब चलता है। तो दैट इज अ वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन, और उसको कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता है, दैट इज अ अपैथेटिक, इंडिफरेंट। कुछ टाइमिंग के लिए या कुछ पीरियड के लिए वो इंडिफरेंट हो जाता है, उसको कोई चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहता है, दैट इज अ लिस्टलेस, यानी एकदम निराश, निरुत्साहित, कोई चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं। तो वही सारे एसिड के सिम्टम फॉस्फोरस में हमें ऐड करना है, तो वो बन जाएगा फॉस्फोरिक एसिड। ओके, तो ये एक बेसिक थीम है इसकी, उसके साथ हम लोग चालू करते हैं अभी। तो स्फीयर ऑफ एक्शन, जहाँ पे भी एसिड आया उसका स्फीयर ऑफ एक्शन एक कॉमन रहता है, ब्रेन और दूसरा नर्व्स या फिर नर्वस सिस्टम, क्योंकि जब वो ब्रेन में जाएगा तो वो सारा एसिड जो है वो सारा एग्जॉशन लेके आएगा, और वैसे ही सारे वो नर्व्स फॉलो करेंगे बॉडी में, यानी एक्सट्रीमिटीज का वीकनेस, डाइजेशन वीकनेस, कुछ भी कफिंग की वजह से वीकनेस, यूरिनेशन की वजह से वीकनेस, सेक्सुअल वीकनेस, ऑल थिंग्स कम अंडर। तो स्फीयर ऑफ एक्शन में ब्रेन, नर्व्स सबसे इम्पोर्टेंट। अभी ब्रेन और नर्व्स जब वीक हो जाएंगे तो मसल्स भी खुद काम नहीं कर पाएंगे। ओके, तो मसल्स, उसके बाद में सारा डाइजेशन जो कि वीकनेस हो जाएगा। देन सेक्सुअल ऑर्गन्स, एसिड की और एक खासियत है कि सेक्सुअल ऑर्गन्स पे ज़्यादा मार्क रहता है। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि अपने बॉडी में जो भी ओनानिज्म्स रहता है या ऑर्गेज्म, तो दे कैरी द मच क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा ताकत रहती है, और इसमें अगर कोई भी एक्ट हुआ तो उसमें सारे ओनानिज्म्स लॉस होते हैं और उसकी वजह से वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए सेक्सुअल एक्सेस के बाद में और सेक्सुअल वीकनेस दोनों में एसिड बहुत यूज़ होता है। तो बहुत लोग स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं, बट नहीं करना चाहिए। तो ब्रेन, नर्व्स, मसल्स, डाइजेशन या फिर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, देन सेक्सुअल ऑर्गन्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, बोन्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, बोन्स। ओके, देन पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस में एक क्लासिकल बात याद रखो कि फॉस्फोरिक एसिड में सबसे पहले माइंड इफेक्ट होएगा और माइंड के बाद में बॉडी वीकनेस हो जाएगा। तो माइंड में सबसे पहले सारा वीकनेस, या फिर वीकनेस की जगह हम लोग बोल सकते कि ये सारी चीज़ें चलेंगी, लिस्टलेस, बहुत ज़्यादा दुखी रहेगा, निरुत्साही रहेगा, गुस्सा रहेगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से माइंड वीक हो जाएगा और उसके बाद में बॉडी वीक हो जाएगी। बट इन म्यूरेटिक एसिड इट इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट, यानी म्यूरेटिक एसिड में सबसे पहले बॉडी वीक हो जाएगी, मसल्स वीक हो जाएंगे,
और उसके बाद में बॉडी के बाद में वो माइंड वीक हो जाएगा जब मसल्स का पूरा प्रोस्ट्रेशन आ जाएगा। जैसे बहुत बार हम लोग देख सकते हैं कि शादी में होता है कि हम लोग बहुत अपने घर की शादी है या अपने भाई बहनों की शादी तो हम लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं 4 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीना। उसके बाद में एक लेवल के बाद सारा बॉडी गिव अप करता है यानी मसल्स पूरे थक जाते हैं और उसके बाद में हमारा माइंड वीक होता है क्योंकि 1 महीने तक हमारा माइंड कंटिन्यू अच्छा चालू रहता है कि ये करना है वो करना है क्योंकि वो एक्साइटमेंट भी रहती है। तो दैट इज द केस ऑफ द म्यूरेटिक एसिड। लेकिन फॉस्फोरिक एसिड में अगर तुम्हें कोई भी इमोशनल टॉर्चर रहा जैसे ग्रीफ है, कोई अपने पास का चले गया, सबसे इम्पोर्टेंट फॉस्फोरिक एसिड यूज होता है लव डिसअपॉइंटमेंट में, नंबर 1 मेडिसिन है क्योंकि फॉस्फोरस है यानी लव आता ही है और उसमें एसिड दैट इज अ डिसअपॉइंटमेंट। तो वो सारा ग्रीफ, इमोशंस, मेंटल शॉक, चैगरिन यानी कि गुस्सा, वैक्सेशन, एंगर, ये सब चीज़ें जब माइंड को टॉर्चर करेगी तो एक लेवल के बाद माइंड पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा, फिर बॉडी काम नहीं कर पाएगी। ओके, दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द फॉस्फोरिक एसिड एंड म्यूरेटिक एसिड। तो मेनली स्फीयर ऑफ एक्शन के बाद हम लोग देख रहे थे पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस पे एक्टिंग ऑन द ब्रेन एंड नर्व्स इट कॉजेज द वीकनेस, सारे वीक सिग्नल्स हो जाएंगे नर्व पे, नर्वस एग्जॉशन आ जाएगा पूरा यानी नर्वस सिस्टम का पूरा एग्जॉशन। ओके, मसल्स में सारा वीकनेस, डेबिलिटी। ओके, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हीमोरेजिस क्योंकि एसिड है, एसिड अगर हम लोग पीते तो जाके वो म्यूकस मेम्ब्रेन को जला देता है, बरोबर है, इसलिए स्फीयर ऑफ एक्शन में म्यूकस मेम्ब्रेन है और अगर वो जलने लग गया तो कहीं ना कहीं हीमोरेज होएगा, इंटरनल हो या एक्सटर्नल। तो दैट इज द इट कैन प्रोड्यूस द हीमोरेजेस। देन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, जो हमने लिखा है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, और बोन्स में आएगा इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन्स। ओके, दैट इज द स्फीयर ऑफ एक्शन पैथोजेनेसिस। अभी मेन पार्ट चालू होगा दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें थोड़ा फॉस्फोरस का लिख सकते हैं, फॉस्फोरस का कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा याद रहता है, पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, एकदम ब्लॉन्ड कॉम्प्लेक्शन। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन इट इज बेस्ट suited to person of original strong constitution। इन्हें बेसिकली पेशेंट कैसा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, उसके बाद में क्या हुआ, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, काफ़ी लॉस हो गया वाइटल फ्लूइड्स का, जैसे डायरिया है, वोमिटिंग है, ये सब चीज़ें। तो लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स। दूसरा सेक्सुअल एक्सेसेस, रिपीटेड ओनानिज्म्स यानी कि ऑर्गेजम्स या एजैकुलेशंस व्हाटएवर वी कैन से। तो ये सब चीज़ें। उसके बाद में इमोशनल ग्रीफ, सॉरो, डिसअपॉइंटमेंट, यानी ये फिजिकल लेवल पे और ये मेंटल लेवल पे। ओके, पेशेंट कैसा था ओरिजिनली, एकदम स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन, फिजिकली ये चीज़ें हुई, मेंटली ये चीज़ें हुई, इसके बाद में इसका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया वीक। तो दैट इज द फॉस्फोरिक एसिड कॉन्स्टिट्यूशन। अभी वीक हो गया तो वीक पेशेंट जब स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन है तब तो पेशेंट हमारे पास अप्रोच नहीं करेगा, बराबर। जब ये चीज़ें सब चालू है तो ही विल सफर, सब अप्रोच नहीं करेंगे, कोई आएंगे, कोई रुके रहेंगे, फिर ठीक हो जाएंगे। उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा है तब हमारे पास पेशेंट आने वाला है वीक कॉन्स्टिट्यूशन का। तो वो कैसे दिखेगा, तो जैसे कोई डिप्रेशन में चले गया हो तो वो हमें कैसे दिखता है, या फिर जिसको बहुत डायरिया हुआ है, बहुत वोमिटिंग हुआ है, वो कैसे दिखता है, तो आंखें अंदर चली जाती है सबसे पहले, तो दैट इज अ संकन आइस, आंखों के यहाँ पे पूरे डार्क सर्कल्स तैयार हो जाते हैं, बराबर। तो ब्लू और डार्क सर्कल्स अंडर आइस। ओके, तो संकन आइस, ब्लू मार्जिन्स रहेंगे पूरे, और कॉम्प्लेक्शन कैसा रहेगा,
सिकली कॉम्प्लेक्शन, यानी जिसे देख के हमें समझ जाएगा कि ये बहुत बीमार है या बहुत बड़े डिप्रेशन। तो सनकनाइज ब्लू और डार्क सर्कल्स अंडरआइज सिकली कॉम्प्लेक्शन। ओके, उसमें हम चीज़ें ऐड कर देंगे अभी, जैसे कि टेम्परामेंट। तो टेम्परामेंट इसका रहता है एकदम माइल्ड हीलिंग, पल्सेटिला की तरह। फॉस्फोरिक एसिड का टेम्परामेंट एकदम माइल्ड रहता है, तो माइल्ड डिस्पोजिशन हीलिंग टेम्परामेंट। थर्मल एसिड है तो चिली। ओके, माइजम तीनों है, सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस। क्योंकि जो डिसअपॉइंटमेंट या डिसअपॉइंटमेंट लव में जाता है वो कभी सुसाइडल टेंडेंसी तक भी जा सकता है, तो दैट इज अ सिफिलिटिक टेंडेंसी। तो माइजम विल बी सोरा, साइकोसिस, syphilis. Okay, that are all the three miasms coming under background. अभी हम लोग चालू करेंगे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम सबसे। तो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम रेदर देन राइटिंग मैं सब समझा के बताता हूँ कि पेशेंट सबसे पहला जो कि एकदम स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन का है, लेकिन सारा बॉडी के वीकनेसेस जो हमने देखा, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, ऑल दैट, और मेंटल लेवल पे सारा ग्रीफ, इमोशंस, ये सब चीज़ें चलती है, उसकी वजह से वीक कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। उसमें पेशेंट जो कि एकदम माइल्ड और ईटिंग डिस्पोजिशन का रहेगा, उसे फॉस्फोरिक एसिड इंडिकेट होता है। देन पेशेंट इज़ वेरी लिस्टलेस, लिशियस यानी कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। ओके, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अपैथेटिक, लिस्टलेस यानी निरुत्साह, सिंपल निरुत्साह। अपैथेटिक, थक चुका है, कोई लेना देना। एंड इंडिफरेंट, ये इंडिफरेंट लेवल आ जाता है, इसकी वजह से ये सिफिलिटिक के अंदर आता है। ओके, माइजम सिफिलिस क्यों आएगा? बिकॉज इंडिफरेंट, एक टाइमिंग के बाद इतना इंडिफरेंट हो जाएगा कि उसको खुद के बॉडी से भी कुछ लेना देना नहीं है। तो इंडिफरेंट टू हिज ओन पर्सनल अफेयर्स ऑफ लाइफ, बराबर। यानी बहुत बार ऐसे होता है हर एक के लाइफ में कि मेंटल ग्रीफ या फिर मेंटल टॉर्चर इतना चलता है कि अपने को जो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे अपने हॉबीज है, जैसे सिंगिंग है, डांसिंग है, या कोई भी चीज़ है, या कोई भी हॉबीज है, या फिर हम जिससे बहुत ज़्यादा अटैच है, जैसे अपने बच्चे हो गए, पार्टनर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, तो एक टाइमिंग के बाद इतना इंडिफरेंस आ जाता है कि अपने बॉडी के या अपने लाइफ के पर्सनल अफेयर्स को भी अपन इंडिफरेंट हो जाते हैं, कुछ लेना देना नहीं रहता है। तो एट दैट टाइम फॉस्फोरिक एसिड इज इंडिकेटेड। तो प्रोस्ट्रेटेड एंड स्टूपिफाइड, प्रोस्ट्रेटेड यानी पूरा थक गया है, एंड स्टूपिफाइड यानी अभी ब्रेन काम नहीं कर रहा है, हैंग हो गया, विद ग्रीफ या फिर ड्यू टू ग्रीफ यानी वो दुख की वजह से ब्रेन पूरा हैंग हो चुका है। ओके, उसके बाद में क्या होगा, जब इतना वीकनेस चलेगा तो पूरे बॉडी में ट्रेम्बलिंग चलेगा, तो पेशेंट ट्रेम्बल्स, उसमें सबसे ज़्यादा जब वो उठेगा तो पैर ट्रेम्बल्स होने लगेंगे। तो वीकनेस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज बोल सकते हैं, वीकनेस ऑफ द लेग्स बोल सकते हैं, ट्रेम्बलिंग ऑफ द लेग्स, और उसमें पेशेंट चलने जाएगा तो बार बार गिरने के जैसे हो जाएगा, तो यानी मिसस्टेप्स या फिर उसके पैर इधर उधर स्टम्बल्स होते रहेंगे। ओके, तो दैट इज द वीकनेस फिजिकल लेवल पे। देन ड्यू टू द बैड इफेक्ट्स ऑफ ओनानिज्म, ड्यू टू द बैड इफेक्ट्स ऑफ ओनानिज्म, ओनानिज्म यानी कि जो इनकम्प्लीट एक्ट रह जो, तो ड्यू टू बैड इफेक्ट्स ऑफ ओनानिज्म पेशेंट इज ग्रेटली डिप्रेस्ड बाय द एक्ट ऑफ क्यूपेबिलिटी। यानी वापस एक्ट करना है या सेक्सुअल एक्ट करना है, उसको सोच के ही पेशेंट बहुत डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि पहले का एक्ट जो है वो पूरा नहीं कर पाया। तो बैड इफेक्ट्स ऑफ ओनानिज्म
greatly replaced by acts of culpability. Then इसके अलावा ऑपोजिट भी रह सकता है, तो फ्रीक्वेंट प्रोफ्यूज एमिशंस या फिर इजैकुलेशंस, और इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाता है, एसिडिक वीकनेस ऐसे ही रहता है. देन चेस्ट फील्स वीक, चेस्ट फील्स वीक वाइल कफिंग. ओके, यानी अगर कोई उसे क्रोनिक कफ रहा या फिर थोड़ी भी खांसी आई तो वो खांसते वक्त भी उसे वीकनेस फील होता है चेस्ट में. तो जैसे कि होता है थाइसिस, ओके, दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लूरा मेम्ब्रेन, थाइसिस वीकनेस, और फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स. देन पेन इन द बैक एंड लिम्स, पेन इन बैक एंड लिम्स, यानी कि हाथों में, पैरों में और बैक में कैसा पेन रहेगा, एज इफ द बीटन, यानी किसी ने बहुत मारा है, तो एज इफ द बीटन. तो चिल्ड्रन एंड यंग पीपल एंड चिल्ड्रन हु ग्रो टू रैपिडली, अपने पास ऐसा रूब्रिक है, ग्रोइंग पेन्स यानी कि होता है कि बहुत बच्चों की अचानक हाइट बढ़नी चालू हो जाती है और बहुत फास्ट बढ़ती है, तो जो बोन्स बढ़ते रहते हैं तो उसकी वजह से उनको भागते वक्त, चलते वक्त वो बोन्स में पेन होता है, उसे हम लोग बोलते हैं ग्रोइंग पेन्स, क्योंकि इतना फास्ट बढ़ रहा है तो बॉडी से कैल्शियम पूरा नहीं पहुंचा पाती, इसलिए बहुत बार उसके ट्रीटमेंट कैल्शियम और विटामिन सप्लीमेंट दी जाती है. तो अपने होम्योपैथी में वैसा ग्रोइंग पेन्स करके रूब्रिक है. तो बैक एंड लिम्स में पेन एसिड बीटन, तो ज़्यादा करके यंग पीपल, चिल्ड्रन में जो कि ग्रो हो रहे बहुत फास्ट टू रैपिडली, दिस रेमेडी इज वेल इंडिकेटेड. फिर पेन कैसा रहेगा, तो पेन विल बी बोरिंग, डिगिंग, ड्रॉइंग, यानी कि जैसे हम लोग फर्नीचर के टाइम पे जैसे कहीं पे ड्रिल मारते तो उस टाइम का खड्डा करने वाला वो बोरिंग और डिगिंग पेन रहता है, जो कि पूरा खींचा जाता है. क्योंकि सोचो कोई बोन ऐसे बढ़ रही है और उसे जितना कैल्शियम चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो वो जो एक खींचाव है दैट इज अ ड्रॉइंग एंड डिगिंग, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है. तो बोरिंग, ड्रॉइंग, डिगिंग पेन सारे एक्सट्रीमिटीज में. और कहीं पे अगर एम्पुटेशंस किया, जैसे बड़े लोगों में गैंग्रीन हो गया या कुछ रीजन की वजह से एम्पुटेशन किया, तो उसके बाद में जो नेक्रोसिस होता है एट दैट टाइम अगेन फॉस्फोरिक एसिड इज इंडिकेटेड. ओके, देन पेनलेस, पेन अभी इतना हो चुका है कि वो पेन को इंडिफरेंट हो चुका है, तो पेनलेस एंड नॉन डेबिलिटेटिंग डायरिया, पेनलेस एंड नॉन डेबिलिटेटिंग डायरिया, यानी अभी डायरिया हो रहा है लेकिन उसे उसकी वजह से कोई वीकनेस या पेन नहीं है. इसको हम एक लॉजिकली भी याद रख सकते हैं, जैसे कि मैं याद रखता हूँ कि इतना माइंड में सब चीज़ें, डिप्रेशन या इतना सब भर चुका है, ओवर हो चुका है कि अभी वो इंडिफरेंट हो गया, तो कहीं से भी कुछ भी निकले तो उसे रिलीफ होएगा. तो इसलिए जब उसे डायरिया होता है तो कहीं ना कहीं अपने ब्रेन के या माइंड के टॉक्सिन्स बाहर जाते हैं, तो उसकी वजह से शायद उसे थोड़ा अच्छा लगता है. तो फिजिकल लेवल पे वीकनेस रहेगा लेकिन मेंटल लेवल पे थोड़ा अच्छा, तो इसलिए नॉन डेबिलिटेटिंग डायरिया इज अ स्ट्राइकिंग फीचर. देन यूरिन, तो यूरिन कंटेन्स एक्सेसिव फॉस्फेट, वापस याद रख सकते हैं फॉस्फोरिक एसिड है तो यूरिन में बहुत ज़्यादा फॉस्फेट रहता है, प्रोफ्यूज यूरिनेशन रहता है रात के टाइम में, बट इट इज क्लियर एंड वाटरी. ओके, अभी इतना सब वीकनेस है, पेशेंट को डिजायर क्या है, तो पेशेंट डिजायर फॉर द वार्म फूड, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी चिली है, उसे लगता है कुछ गर्म मिलेगा, जैसे सूप हो गया और कोई चीज़ें गर्म हो गई खाने के लिए तो मुझे थोड़ा एनर्जी आएगा या अच्छा लगेगा. ओके, तो पेशेंट डिजायर फॉर वार्म फूड. उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट एसिड के कोई भी पेशेंट को चाहिए रहता है रिफ्रेशिंग थिंग्स, यानी जूस, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें जिससे मुझे थोड़ी एनर्जी आ जाए. लाइम वाटर, तो दैट इज अ जूसी थिंग्स, मिल्क एंड वाटर, बट एवर्जन टू कॉइशन, कॉफ़ी, बियर, वाइन, एल्कोहल, क्योंकि इन सब की वजह से और वीकनेस आने वाला है.
तो सारे लिक्वर जो भी है एल्कोहलिक चीज़ें वो सब नहीं चाहिए। ओके, अभी माइंड लेवल पे, तो माइंड लेवल पे यही सब चीज़ें चलेगी। पेशेंट इज़ वेरी लिस्टलेस, अपैथेटिक, इंडिफरेंट उसके खुद के पर्सनल अफेयर्स लाइफ के लिए। उसके बाद में बहुत ज़्यादा ग्रीफ रहता है, सॉरो रहता है, डिसअपॉइंटमेंट, लव रहेगा, मेंटल शॉक रहेंगे, इमोशंस कहीं ना कहीं सप्रेस रहेंगे, वो सब चलेगा। देन डेबिलिटी जो कि वीकनेस पहले माइंड का फिर बॉडी का, दैट इज ऑपोजिट टू द म्यूरेटिक एसिड। उसके बाद में इतना थक जाता है कि वो कोई भी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, तो उसे हम बोलेंगे वीक मेमोरी, डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट, इनकैपेसिटी टू थिंक। लेकिन उसे कोई भी क्वेश्चन पूछा तो वो राइट आंसर देगा, लेकिन एकदम स्लो देगा क्योंकि उसके अंदर उतनी ताकत नहीं है। ओके, देन वीपिंग डिस्पोजिशन, कभी कभी उसे रोना भी आ जाता है बहुत ज़्यादा, तो दैट इज द वीपिंग डिस्पोजिशन। उसके बाद में अपेस्ट यानी कि एम्बेरेस, शर्मिंदा होता है अपनी कोई चीज़ों पे। तो एपेस्ट, सैड, डिस्पेयर ऑफ क्यूर, उसे लगता है अभी मुझे कोई भी ठीक नहीं कर सकता या मैं ठीक नहीं हो सकता, वो सोच के वो निराश हो जाता है। विच हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, और इसके साथ में जब वो बीमार रहेगा तो कुछ ना कुछ उसके मन में बड़बड़ चलते रहेगी, तो जिसे हम बोलेंगे लो मटेरिंग डेलेरियम। डेलेरियम क्यों? क्योंकि गाड़ी ट्रैक पे नहीं है, डिरेल हो चुकी है अभी, तो इसलिए डेलेरियम। तो लो मटेरिंग डेलेरियम, अनइंटेलिजिबल और एकदम स्टूपर और कोमेटोस कंडीशन में पड़ा हुआ रहेगा। लो स्पिरिटेड, और आगे मेरा कैसे होगा कैसे नहीं उसके बारे में एंग्जाइटी, तो एंग्शियस अबाउट द फ्यूचर। तो सारे मेंटल सिम्टम्स आर ड्यू टू बैड न्यूज, डिसअपॉइंटेड लव, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स। और एलिमेंट्स तुम फिजिकल सिम्टम या कैरेक्टरिस्टिक में सब लिख सकते हो, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, लॉस ऑफ ओनेनिज्म्स, ऑर्गेजम्स, ऑल दैट, वीकनेस, बैड न्यूज, ऑल दैट थिंग। फॉस्फोरिक एसिड का माइंड और फिजिकल एक बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकते हो तुम लोग। जैसे कि एक गधा है और उसके ऊपर बहुत वेट रखा है, इतना वेट रखा है कि उसने मैक्सिमम वेट ले चुका है अपने ऊपर, उसके ऊपर अगर तुमने अभी एक भी लकड़ी डाली तो वो गधा गिर जाएगा। दैट इज अ फिजिकल वीकनेस, यानी उसने इतना काम कर लिया है कि अभी थोड़ा और भी करने गया तो ही विल कोलैप्स। दैट इज अ फिजिकल वीकनेस। दूसरा, माइंड वीकनेस कैसे याद रख सकते हो, यानी फॉस्फोरिक एसिड एक लेवल तक बियर करता है इमोशनल और मेंटल चीज़ें। मेंटली वो स्ट्रांग रहता है लेकिन इमोशनली वीक रहता है, तो इतना बियर होता है कि उसके बाद में एक स्टेज पे पूरा इंडिफरेंस हो जाता है, और वो इंडिफरेंस सिफिलिटिक लेवल का रहता है। तो हमेशा या बहुत बार फॉस्फोरिक एसिड जब एक इमोशनल लेवल पे पूरा थक जाएगा तो बहुत बार वो अंधेरे में दीवार की तरफ मुंह करके सोया रहता है। दैट इज द फॉस्फोरिक एसिड कैरेक्टरिस्टिक मेंटल सिम्टम। यानी कोई आया और लाइट भी लगाई तो उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि वो टर्न होए या पूछे कि कौन है और क्या चाहिए। दैट इज द इमोशनल लेवल वीकनेस एंड द इंडिफरेंस। ऐसे फॉस्फोरिक एसिड रहता है। डिसअपॉइंटेड लव का नंबर 1 मेडिसिन है फॉस्फोरिक एसिड। ओके, बाकी का पार्ट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू, गुड डे।